कांग्रेस पार्टी के साथ आप ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी के साथ आप ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसा हुआ कि आपको आम आदमी पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी? देखिए, बच्चा बच्चा जानता है खेल क्या था। खेल ये था, नेता को तोड़ो, पार्टी को तोड़ो, सरकार को तोड़ो। योगेंद्र जी का आज तक कौन सा सही हुआ है, बताइए जरा। और ओपिनियन पोल्स को आजकल राजनीति के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तब मैंने कहा था बीजेपी 100 सीट हार रही है। जैसे ही बालाकोट हुआ उसके बाद मैंने कहा भैया द गेम हैज चेंज कंप्लीटली। आपको कहा जाता है आंदोलनजीवी। ये तो प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि आप हर जगह जहां भी सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होता है, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हो, आप वहां पहुंच जाते हैं। वो देवेंद्र सिंह और कमला की संतान ये सलीम कैसे हो सकता है? मीडिया और सोशल मीडिया का रोल आप इस देश में आज क्या मानते हैं, क्या स्थिति है उसकी? ये सारे मीडिया के जो सुपरस्टार है ना, इनका मुंह काला नजर आएगा। फोन पर पत्रकार मंत्रालय तय कर रहे होते, मंत्री पद तय कर रहे होते। क्या नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं? इसमें कोई शक है आपको? क्या अरविंद केजरीवाल तानाशाह हैं? क्या लोकतंत्र हिंदुस्तान में खत्म हो गया है? क्या संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जैसा मनमोहन सिंह ने कहा? ओके, क्या अरविंद केजरीवाल ने आपको धोखा दिया? क्या आप मानेंगे आप राजनीति में फेल हो गए योगेंद्र? कभी बीजेपी ज्वाइन करेंगे योगेंद्र जी, ऑफर आया तो? कान पकड़ के बताता हूँ। और ये कांग्रेस ज्वाइन करेंगे कभी ऑफर आया तो? ये दिल्ली का बेस्ट सीएम कौन रहा है? देखिए, कुर्सी जीवी होने से तो अच्छा है आंदोलन जीवी बनना। अब ये तो आप मेरे पे केस चलवाएंगे। क्या ऐसा हुआ कि आपको आम आदमी पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी? मुझे पता है कि आपके मन में कहीं ना कहीं वो एक टीस तो होगी। क्या प्रियंका गांधी पीएम मटेरियल है? चाय वाला इंटरव्यू योगेंद्र यादव का। योगेंद्र जी का परिचय कैसे कराऊं, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं। ये कहूं कि अपने जमाने के जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं, ये कहूं कि भारत जोड़ो आंदोलन लेकर निकले हैं पिछले कुछ समय से, या फिर खुद उन्हीं के शब्दों में अब एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भी जुड़े और वहां भी नजर आए। स्वागत योगेंद्र जी। नमस्कार। चाय कैसी लगी? अच्छी है, अदरक भी बढ़िया है। मैं दिन में एक बार पीता हूं तो मेरा कोटा पूरा हो गया। चाय मीठी, सवाल कड़वे, ये इस शो का रूल है। ओके, तो पहला ओके, मोदी जी वाला मामला नहीं है ना कि सवाल नहीं पूछ सकते आप। अच्छा। कम से कम यहाँ पे वो राज नहीं है, बाकी तो जहाँ। ओके, तो अपना परिचय आप कैसे कराएंगे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या कहूँ आपको? ना इसमें कोई दिक्कत, मैं तो साफ कहता हूँ। देखिए, सेफोलॉजिस्ट एक जमाने में हुआ करता था, अब नहीं हूँ। ओके, राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। स्वराज इंडिया मेरी पार्टी है, मगर पार्टी ने फैसला 2 साल पहले ले लिया था कि इस वक्त देश में जो क्राइसिस है उसको देखते हुए 2024 तक हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुख्यधारा की जो पार्टी इस वक्त देश के लोकतंत्र के संकट को बचाने में मदद कर सकती है, हम चुपचाप उसके पीछे खड़े होकर मदद करेंगे। और यही काम हम भारत जोड़ो अभियान के माध्यम से कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस नहीं, देश में इस वक्त इंडिया कोalition की जो भी पार्टी है उन सबको हम समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, मेरी नज़र में आज बिल्कुल 1977 जैसी स्थिति है। 1977 में कांग्रेस को हराना इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अनिवार्य था। उस वक्त ये नहीं कि कौन इनमें आपसी डिफरेंसेस, कौन ये कौन वो, नाम के लिए जनता पार्टी थी लेकिन वो एक कोalition था। मगर उस वक्त धर्म था कि देश को बचाने के लिए आप उस जनता पार्टी को जिताएं। आज मैं उससे बड़ी चुनौती देखता हूं। तब तो खाली लोकतंत्र को चुनौती थी, अब तो इस देश की बुनियाद को चुनौती है। सिर्फ लोकतंत्र नहीं, संविधान और बुनियाद को चुनौती है। तो ऐसे में ये जो पूरा इंडिया कोalition है, जिसमें प्लस हैं माइनस हैं, किसी के बारे में मेरे मन में संदेह हो सकते हैं, किसी के प्रति ज़्यादा स्नेह हो सकता है, वो सब ठीक है। लेकिन आज उसका समर्थन पूरी तरह से कर रहे हैं। तो आप ये कहिए कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। ठीक है, तो आपकी पार्टी स्वराज इंडिया, आपने 2 साल के लिए उसके ऑपरेशंस को सस्पेंड किया, ये देखते हुए कि 24 के चुनाव के लिए जो भी मुख्य विपक्षी दल हैं उनका समर्थन किया जाए। बिल्कुल। तो मतलब ये मान लिया जाए कि आप इस समय पूरे देश में घूम घूम कर इंडिया गठबंधन के समर्थन में काम कर रहे हैं? जी, हमारा भारत जोड़ो अभियान ने देश में 120 कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनी जहां हमें लगता था कि चुनाव पलट सकता है, और हम अपनी पूरी ऊर्जा उन 120 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां इंडिया के उम्मीदवार हैं, अगर एक उम्मीदवार है तब तो बड़ा आसान है, जहां नहीं है वहां थोड़ा बहुत हमें अनुमान लगाना पड़ता है भाई कौन इस टाइम बेहतर स्थिति में है, हम उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। ओके, तो आपको बुलावा आ रहा है जगह जगह से? अलग अलग पार्टियां बुला रही हैं जो क्षेत्रीय दल हैं वो? कई जगह पे आता है, कहीं नहीं आता। भाई मैं ऐसा, मेरे को ऐसी गलतफहमी नहीं। मेरे जाने से कोई तमिलनाडु में वोट पलट जाएगा, कोई कर्नाटक महाराष्ट्र में हो जाएगा, जहां होता है आग्रह कर देता हूं। पर मोटे तौर पर ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ आप ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी के साथ आप ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो लोग ये मानकर चल रहे हैं शायद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आपको ज्यादा बुलाया है कि आइए थोड़ा मदद कीजिए, और आप भी उनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा सहज महसूस कर रहे हैं। अभी जो आप फोटो दिखा रहे थे उसमें मुझे अखिलेश जी की भी फोटो दिखाई दी, ममता बनर्जी की भी फोटो दिखाई दी। थोड़ा प्रयास कर लेते शायद तेजस्वी के साथ भी दिख जाती। तो वैसा नहीं है। देखिए, इस वक्त हम पूरे इंडिया कोalition का कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ विशेष संबंध एक मायने में है इस वक्त, और उसके 2 कारण हैं कि
अगर इस वक्त इसमें देश को बचाने की राजनीति है और बीजेपी को का मुकाबला करना है, कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसके पास एक नेशनल फुटप्रिंट है और कांग्रेस के बदलने से ही बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान होगा। बाकी सबके अपने अपने लिमिटेड हैं और मुकाबला हो रहा है ना। कांग्रेस ही वो पार्टी थी जिसके हारने से बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा मिला था, जहां डायरेक्ट कांग्रेस बीजेपी कॉन्टेस्ट है। तो इसलिए कांग्रेस के जाहिर है कांग्रेस के साथ ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। और दूसरा, ये जो यात्रा हुई दोनों, उसमें चूंकि कांग्रेस ने लीड ली, हमने खुल के कहा था जो ऐसा इनिशिएटिव लेगा हम हर एक का समर्थन करेंगे। अब इनिशिएटिव कांग्रेस ने दो बड़े लिए, भारत जोड़ो यात्रा पहली और दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, दोनों में खुल के समर्थन किया। इंडिया गठबंधन जब बनाया जा रहा था, लंबी जद्दोजहद चली, उसमें भी नीतीश कुमार आए, फिर चले गए, जयंत चौधरी चले गए, झटके लगे और बड़ी मुश्किल से बन पाया, बहुत उतार चढ़ाव आए। आपका उसमें कोई रोल था क्या उसको बनवाने में, और आपने करीब से इसको देखा क्या, क्योंकि आपने समर्थन इस गठबंधन को दिया है? मानक भाई, लोग दूर से देख के खामखा बहुत ज़्यादा रोल एट्रीब्यूट कर देते हैं। सच बात है, हम जैसे लोगों की बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। राजनीति में खेल ये हो जाता है, भाई फलां आदमी इसके पीछे चाणक्य हैं, ये हैं वो हैं, ऐसा कुछ है नहीं। इन्होंने बनाया। सच बात ये है कि जब ये अलायंस बना, इंडिया अलायंस, उस वक्त मेरी अपनी मान्यता थी कि अलायंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि अलायंस से सीटों में 5-10 सीट का फ़ायदा होगा। इससे ज़्यादा इलेक्टोरल की बजाय सबसे बड़ा वो है कि आप ज़मीन पे एक साथ उतरिए, आंदोलन में एक साथ उतरिए। वैसा नहीं हो पाया, लेकिन नहीं, इंडिया अलायंस का आर्किटेक्ट होने के ऐसे कोई जो बातें हैं वो मेरे ख्याल से अच्छा ठीक है, ओके। पर आपको नेता तो अभी भी कहा जा सकता है ना, स्वराज इंडिया के नेता। उसी तरह अभी भी एक ऐसे नेता, विपक्षी दल स्वराज इंडिया के, जिसने इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दिया, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर काम कर रहा है। बिल्कुल, एकदम सही है। मैं भारत जोड़ो अभियान का राष्ट्रीय कन्वीनर हूँ। भारत जोड़ो अभियान एक प्लेटफॉर्म है, स्वराज इंडिया भी उसमें है और सैकड़ों छोटे बड़े जन आंदोलन उसमें शामिल हैं। मोटी बात देखिए क्या है, सारी ऑपोजिशन पार्टियों की अपनी एक एनर्जी है, बीजेपी की अपनी एनर्जी है। बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो बीजेपी की अपनी एनर्जी के अलावा संघ परिवार की एनर्जी भी आती है। इंडिया कोएलिशन के पास ऐसी बाहर की कोई एनर्जी नहीं है। और हमारी समझ ये रही है कि इस देश में, इस देश के संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की बहुत बड़ी एनर्जी है जो किसी पार्टी के पास नहीं है। और आप वो ताकत बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल सयास उद्देश्य ये है कि हम इसके बाहर की ऊर्जा को जोड़ें ताकि एक दीर्घकालिक शक्ति बन सके इस देश के लोकतंत्र को बचाने की। जो आज इंडिया कोएलिशन का समर्थन कर रही है, कल को जरूरत हुआ तो इनका विरोध भी करेंगे। मतलब आपने चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोचा इस बार? नहीं, हमने बिल्कुल क्लियर नहीं, आपकी पार्टी नहीं। हाँ, मेरा आपकी बात कर रहा हूं। बिल्कुल। देखिए, गुड़गांव पे चूंकि बहुत नाम चला, गुड़गांव में क्या हुआ कि अचानक कैंडिडेट के डिक्लेरेशन में 4-5 दिन का डिले हो गया। वो कांग्रेस के अंदरूनी कंसिडरेशन चल रहे थे और 4-5 दिन तक मेरा नाम उछला और मैंने पहले दिन हर रिपोर्टर को बोला, भैया मेरे को तो आप रूल आउट कर दो और कोई भी हो, क्योंकि मेरी पार्टी ने स्पष्ट फैसला लिया है। ये कैसे हो सकता है कि हम एक फैसला लें जो सब पे लागू हो और मेरे पे लागू ना हो? ये तो गलत। ऑफर भी नहीं आया कहीं से? वो छोड़ दीजिए। शरद पवार कहते हैं कि चुनाव के बाद छोटे दल सारे कांग्रेस में शामिल हो जाएं या हो जाएंगे, ऐसा उनका प्रेडिक्शन है, या वो आगे देख रहे हैं? क्या आपकी पार्टी और बाकी छोटी पार्टियां, लगता है आपको विपक्ष एकजुट करने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उसमें शामिल हो जाए? मैंने सुना शरद पवार जी का वो स्टेटमेंट और इंपॉर्टेंट है। शरद पवार जी जैसे लोग बिना सोचे बोलते नहीं और राजनीति की बहुत गहरी एक तरह की पकड़ रखते हैं लोग। मैं इसे उसका वही ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन मैं इसे दूसरे अर्थ में देखता हूँ और वो ये कि क्या देश में ऐसा एक बड़ा ब्लॉक बनेगा जो कि केवल एक चुनाव तक सीमित नहीं हो, दीर्घकालिक एक ब्लॉक बनेगा जो कि बीजेपी आरएसएस का दीर्घकाल में मुकाबला कर सके। देखिए, आज़ादी से पहले कांग्रेस पार्टी क्या थी? कांग्रेस पार्टी खुद एक कोएलिशन थी, है ना। बाद में एक पार्टी बन गई, लेकिन दरअसल वो एक गठबंधन थी। और मैं मजाक में कहा करता था एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के नाते कि देखो, इस देश में पहले 50 साल एक गठबंधन की सरकार थी। उस गठबंधन का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। अगर कांग्रेस वापस वैसी भूमिका में आती है, यानी कि कांग्रेस एक ऐसा गठबंधन बनती है, लेकिन फिर उसका मतलब होगा अलग अलग विचार वाले लोगों के लिए जगह रखना, उसका मतलब होगा कि कांग्रेस का एक वैचारिक विस्तार हो, एक वो सब हो। क्या वो नाम, उसका उस ब्लॉक का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है या कि इंडिया होता है या क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इस देश में ऐसा एक ब्लॉक बने जो कि ब्लॉक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म सिर्फ चुनाव के वक्त ना बने, वो चलता रहे। जी, जैसी देखिए मोहम्मद, 20वीं शताब्दी के दो बड़े एग्जाम्पल्स हैं, कांग्रेस जो कि एक कोलिशन थी और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जिसमें पार्टियों के लिए जगह थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज ए पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो ऐसा बड़ा कोलिशन इस देश के स्वभाव में है, ऐसी चीज बनती है तो इसका निश्चित स्वागत किया जाना चाहिए। यानी आप भी, अगर आपके पास न्योता आता है
कि आप अपनी पार्टी को ऐसी चीज किसी न्योते से नहीं बनेगी, तमाम लोगों सबको को करना जुड़ पड़ेगा। के इकट्ठा बनाना पड़ेगा, और मैं तो बिल्कुल इसका वोटरी हूं कि ऐसी चीज होनी चाहिए। ओके, आपने स्वराज इंडिया जब बनाई थी, स्वराज इंडिया बनाने से पहले काफी कुछ हुआ था आपकी लाइफ में और आम आदमी पार्टी से आपके संबंधों को लेकर। वो कहानी जरा सुनाइए योगेंद्र जी, बताइए कि क्या ऐसा हुआ कि आपको आम आदमी पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी, और उसके बाद आज तक मुझे पता है कि आपके मन में कहीं ना कहीं वो एक टीस तो होगी कि आपने इतनी उम्मीदों से, इतना भरोसा करके इतना बड़ा दल बनाया, इतना बड़ा एक इनिशिएटिव लिया, पहल की, और उसमें फिर आप उसका हिस्सा नहीं रहे। मानक भाई, जब भी कोई व्यक्ति सवाल पूछता है तो उनको लगता है कि कुछ अंदर से खुफिया सा कोई उत्तर मिलेगा इसका, और मैं हर बार कहता हूं कि सारी चीज़ पब्लिक डोमेन में है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मैं 2 पंक्ति में कहानी बता सकता हूं। जब हम आम आदमी पार्टी में गए थे तो ये सोच के गए थे कि ये देश की स्थापित राजनीति के ढर्रे को बदलेगी, ये एक और पार्टी नहीं है, अलग तरह की पार्टी बनेगी। और जब हमें महसूस हुआ कि ये दूसरी पार्टियों जैसी एक पार्टी बन रही है ना, तो उस वक्त हमने वो सवाल उठाए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब वो सवाल उठाने की जगह नहीं थी तो हमसे कहा गया कि आप मत उठाइए। हमने कहा ये तो हो नहीं सकता, सवाल तो हम उठाएंगे। हमें बाहर कर दिया गया। तो ट्रिगर क्या था? कौन कौन से ऐसे मेन प्रमुख मुद्दे थे? आपको याद है, सब चीजें पब्लिक डोमेन में, शायद उस वक्त भी हमारी बात हुई हाँ, थी। याद है मुझे। हमने आम आदमी पार्टी के बारे में 3-4 सवाल उठाए थे। हमने कहा था कि फंडिंग का सोर्स क्या है, हमने कहा था कि ये पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी का मामला क्या है, और हमने कहा था कि किस तरह के उम्मीदवारों को आपने टिकट दिया, इन उम्मीदवारों की जांच क्यों नहीं, ये उसी तरह के उम्मीदवार क्यों हैं जिनके खिलाफ हम खड़ा होते। ये 3 मुद्दे हमने उठाए थे, और हमें बताया गया था कि चुप हो जाओ तो ये मिलेगा, और चुप नहीं हुए तो बाहर कर दिया जाएगा। प्रशांत भूषण, मैं, आनंद जी, अजीत झा, हमारे जीवन कोई आम आदमी पार्टी से शुरू नहीं हुआ ना, उससे पहले भी जीवन था, उसके बाद भी जीवन था। हमने कहा ये तो हम नहीं कर पाएंगे, बस। मतलब और कुछ राज्यसभा कहानी नहीं। सीट इशारों में ऑफर की गई थी। वो बहुत स्पष्ट कहा गया था, लेकिन ठीक है, हो गया। तो यानी करना आपने राज्यसभा सीट को लात मार दी एक तरह से। अब आपने वो- कहा मैं वो- मूल्यों से समझौता नहीं करूंगा। अब ये बहुत बड़ी स्टाइल है इन बातों को कहने का, मुझसे हो नहीं पाएगा। मानक भाई, मैं, जैसे मैंने कहा, मेरा जीवन कोई आम आदमी पार्टी से शुरू नहीं हुआ था। आपको आम आदमी पार्टी से पहले कोई सेफोलॉजिस्ट नज़र आता होगा टीवी पे, वो था, लेकिन वो मेरे जीवन का बहुत छोटा हिस्सा था। मैं किशन पटनायक का शागिर्द रहा हूँ, और जिसने किशन पटनायक को अगर 2 घंटे के लिए भी कोई मिला होगा, वो व्यक्ति जानता है कि किशन पटनायक कौन थे। 20 साल में उनका शागिर्द रहा। एक बार मैंने किशन पटनायक को झूठ बोलते हुए नहीं सुना, और वो आदमी पॉलिटिक्स में था, एमपी रह चुका था, इलेक्शन लड़ रहा था। पर आपने जो अब ये बात बताई ना, मैंने किस लिए इस बात को पकड़ा, राज्यसभा सीट वाली बात को, इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी में राज्यसभा सीट को लेकर शुरू में बहुत खींचतान हुई थी। याद करिए। सुना मैंने सुना, पर ये सब मेरे पार्टी छोड़ने के बाद की बात है। लोग चाहते थे हमें सीट मिल जाए, जी। और आप कह रहे हैं कि मुझे मिल रही थी और मैंने छोड़ दी। जी, मैंने इसलिए इस बात को पकड़ा। मुझे एक तरह से ऑफर दिया गया था, लगभग स्पष्ट शब्दों में, कि आप ये सब सवाल उठाना बंद कर दीजिए। प्रशांत भूषण की बात अलग है, प्रशांत भूषण तो बहुत उस तरह की चीज़ें करता है, आप बस ये करना बंद कर दीजिए, और जाहिर है आपको वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो आपका हक बनता है। उसके बाद जो कुछ हुआ आम आदमी पार्टी में, आप उसको देखकर कुछ महसूस करते हैं, या आपको लगता है अब ये तो बाकी सारे राजनीतिक दलों जैसे हो गए, अब इनके बारे में क्या सोचना और क्या करना? मैं, देखिए, आज संदर्भ पूरा बदल चुका है, और मैं नहीं चाहता कि मैं आज अपने उस जीवन के पक्ष को केवल सेंट्रल बना के सब कुछ सोचूं। जो हुआ, मैं समझता हूँ उससे हमारा विश्लेषण मोटे तौर पे सही साबित हुआ। आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों जैसी पार्टी है, उनसे ज़्यादा बुरी भी नहीं है, उनसे ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बाकी सब पार्टियां भी देश में हैं, मगर वो जो था कि एक अलग तरह की पार्टी होगी, दूसरों से सबसे अलग, वैसा आपने देख ही लिया, वैसा नहीं हुआ। लेकिन सामान्य पार्टी चलाने का अधिकार होना चाहिए ना हर एक को, चल रही है। हाँ, पर अब तो देखिए केजरीवाल के पीछे पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको देखिए जेल भेज दिया गया। इंडिया गठबंधन नहीं, मैंने भी बोला है हाँ, भाई। मैं वही, आपकी वही राय है कि बिल्कुल। देखिए, 2 अलग चीज़, देखिए, माने कई बार क्या हो जाता है कि वो, उसको अंग्रेजी वगैरह में कहते हैं ना, अपने एक्स के आदमी का एक कोई संबंध टूटने के बाद 2 तरह की प्रक्रिया हो जाती है। एक तो ये कि एक्स आपके दिमाग में घूमता रहता है, हाँ। कैसे ठीक किया जाए, क्या किया जाए इसके खिलाफ। और कई आम आदमी पार्टी छोड़ के गए साथियों को मैं देखता हूँ, रोज सुबह मौका ढूंढते हैं कि अच्छा इनके खिलाफ क्या कर दिया जाए, क्या बयान दिया जाए।
ये जिंदगी की सबसे फालतू और वाहियात चीज़ है। कोई मेरा पॉकेट मार गया, शाम को तो बुरा लगता है यार, पॉकेट ये फला नंबर भी चले गए, तो आपका कार्ड भी चला गया। 6 दिन बाद आप वो कहें तो लोग कहेंगे छोड़ना यार, अब आगे बढ़। और 6 महीना बाद अगर आप कहेंगे तो लोग कहेंगे पागल हो गया है। तो यार वो पागलपंथी नहीं आप कुमार विश्वास की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ ये है कि भाई वो एक जीवन का एपिसोड था, हुआ, उससे सीखा, सबक लिया। लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि कल को कोई अरविंद केजरीवाल के साथ बिल्कुल भयानक ऊटपटांग हरकत हो और मैं जाके कहूँ कि बहुत अच्छा किया, शाबाश। आज की बात छोड़ दीजिए, आज से 3 साल पहले कपिल मिश्रा जी ने कहा मैंने 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को कमरे में दिए थे, ला के लिफाफे में, मैंने देखा ये लेते हुए। तो मैंने तब भी बयान दिया था और बिल्कुल उस वक्त हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़क पे प्रदर्शन कर रहे थे। मैंने कहा था देखो ये अरविंद नहीं करता, कम से कम जिस अरविंद को मैं जानता था ये सब बातें बेकार की हैं और कपिल मिश्रा की इतनी विश्वसनीयता नहीं है कि मैं उसके कहने पे विश्वास कर लूँ। तो लोगों ने कहा अब योगेंद्र जी आम आदमी पार्टी में जाने वाले हैं, क्योंकि और कोई हम देखिए दिक्कत क्या है कि हम सार्वजनिक जीवन में इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि सामने वाला आदमी हो सकता है सच बोल रहा हो सकता है किसी सिद्धांत के तहत काम कर रहा हो। इसलिए अब जब मैंने बोला जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जेल में किया उसका देखिए, शराब घोटाला तो हुआ, ये तो कांग्रेस पार्टी भी कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर कांग्रेस ने ये मामला उठाया और उसका क्रेडिट लेती है उठाने का, उसके बाद अगर उस मामले को ईडी लेकर जाती है कोर्ट में और उसके बाद अरेस्ट करके जेल में डाल देती है, और उसमें बहुत सारे लोग तो जेल में 1.5-2 साल से पड़े हुए हैं, कोर्ट से बेल नहीं है। मानक भाई, आम आदमी पार्टी की शराब नीति के खिलाफ सबसे पहले प्रोटेस्ट करने वाले संगठन का नाम था स्वराज अभियान। ये 2015 में हमने प्रोटेस्ट किया था जब दिल्ली के ठेके डबल हो गए थे, है ना। तो तब तक ये नई वाली नीति नहीं आई थी और ये सारी कंट्रोवर्सी नहीं थी। उससे पहले हमने कहा था कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आपने कहा है शराब कम करोगे और ये तो आप ठेके डबल कर रहे हो। तो मैं यहाँ बैठ के उनको शराब की नीति पे क्लीन चिट दूँ, इससे ज़्यादा तो मतलब दोमुही बात कोई हो नहीं सकती है ना। ये एक गंभीर मामला है, जांच होनी चाहिए, और अगर जांच हो तो जो लोग करप्शन, एंटी करप्शन का झंडा लेके चलते हैं वो अगर करप्ट होते हैं उनको दूसरों से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, कोई शक नहीं। मैं कहता हूँ मेरे खिलाफ करप्शन का मामला होता है गंभीर, भाई मुझे तो सज़ा मिलनी चाहिए, वो नहीं। मैंने 3 सवाल उठाए थे। नंबर 1, जिस गवाही के आधार पे आप अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर रहे हो वो गवाह वो है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के लिए खरीदे हैं। इस गवाही पे आप 6 चीज़ों में आप 6 बार वो गवाही देता है, नाम नहीं लेता, 7वीं बार नाम लेता है, अगले हफ्ते उसको रिलीज मिल जाता है। क्रेडिबल है क्या ये कोई बात? दूसरा, आप 2.5 साल से केस चल रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई, उसके बाद अचानक आपको आज गिरफ्तार, अगर 2 महीना और हो जाता है क्या केस खत्म हो जाएगा, जांच खत्म हो जाएगी? जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा 21 दिन इधर या 21 दिन उधर, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। और तीसरा ये कि किसी को जेल में डालना का सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं जांच के समय। मुकदमा कोर्ट सजा देते तब अच्छी बात है, लेकिन जांच के समय केवल 2 ही कारण हो सकते हैं, जिसके लिए हमने अजय मिश्र टेनी के बेटे के खिलाफ कहा कि जमानत नहीं मिलनी चाहिए। नंबर 1 भगौड़ा हो सकता है, नंबर 2 बाहर निकल के गवाहों को दबा सकता है। ये दोनों बातें ना अरविंद केजरीवाल पे लागू होती है ना मनीष सिसोदिया पे लागू होती हैं। 2.5 साल से चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। आपको लगता है कि 2.5 साल से वो अपने बेडरूम में एविडेंस लेके बैठा हुआ था जो आपको अचानक आज मिल जाएगी? ये बेकार की बातें हैं। देखिए बच्चा जानता है खेल क्या था। खेल ये था नेता को तोड़ो, पार्टी को तोड़ो, सरकार को तोड़ो, जो झारखंड में भी हुआ। और मेरी आत्मा इसकी गवाही नहीं देती कि ऐसे खेल का मैं समर्थन कर दूं सिर्फ इसलिए कि 5 साल पहले 6 साल पहले उन्होंने कुछ, देखो जो उन्होंने 8 साल पहले किया वो उनकी और उनकी आत्मा के बीच का मामला है, मैं इसमें कहाँ आता हूँ? मगर आज मैं क्या बोलूं? किस वाकये की 2015 में जो कुछ हुआ था, 9 साल पहले 2015 में जो हमारे साथ उन्होंने किया, गलत तो हुआ था। वो उनके और उनकी गलत हुआ, मेरी नज़र में तो गलत ही हुआ था, मैंने बोला भी था। लेकिन उस पर क्या बोलना है, क्या सोचना है, ये उनकी और उनकी आत्मा के बीच का मामला है, मैं कहाँ आता हूँ इसमें? आज मैं उनके बारे में क्या बोलूँ जब उनके साथ गलत हो रहा है? वो मेरे और मेरी आत्मा का मामला। तो मैं अपनी आत्मा के साथ तो बेईमानी नहीं कर सकता। आपकी अरविंद केजरीवाल से उसके बाद कभी बात नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं, कभी कोई संपर्क नहीं? कभी आम आदमी पार्टी के किसी नेता से कोई बात नहीं हुई? नहीं, मैं नहीं करता, क्योंकि इन सब में ये जो दिल्ली के खेल होते हैं ना, अंदर कुछ बाहर कुछ, नहीं, कभी कहीं मुलाकात तो हो जाती होगी। एक बार अरविंद केजरीवाल से राउज एवेन्यू कोर्ट में, क्योंकि हम दोनों के खिलाफ वो था, हम दोनों के खिलाफ वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चल रहा था, बहुत ही फिजूल मुकदमा था। हाँ। तो वो आए, एक औपचारिक नमस्ते हो गई, बस, इससे फालतू कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि मेरा देखिए उस रिश्ते को
ना रिवाइव करने में मेरी कोई इंटरेस्ट है, ना ही उसको लेके खुंदक पालने में इंटरेस्ट है। एज आई सेड, इस पास्ट खत्म हुआ, आगे बढ़ो ना। पूरी जिंदगी अगर आप उसको लेके चलते हो तो आपसे ज्यादा वाहियात आदमी कोई ठीक है, अब मैं इससे पिछले वाले पड़ाव पर अगर आपको ले जाऊं, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से पहले वो कैसे हुआ था, और वो सेफोलॉजिस्ट से और आम आदमी पार्टी तक का सफर मतलब वो उसमें कैसे हुआ? दरअसल क्या है, वो लोग मेरी टीवी की छवि के हिसाब से जाते हैं, लोगों को लगता है लोकल तक तो सेफोलॉजिस्ट था, आज अचानक इसने पार्टी ज्वाइन कर ली। दरअसल ये सच नहीं है। सन 1982 में जब मैं विद्यार्थी था JNU में, तब एक संगठन हुआ करता था समता युग जनसभा। आज तो लोगों को सब लेफ्ट नज़र आता है, दरअसल वो लेफ्ट पार्टीज़ के खिलाफ था। हाल ही में निर्मला सीतारमण ने एक फ़ोटो शेयर किया है जिसमें वो कहती हैं कि मैंने 1982 के JNU इलेक्शन में मैं कर रही थी। वहाँ आप देखिए क्या 3 पार्टियों का गठबंधन था, फ्री थिंकर, SYS और एक लेफ्ट का संगठन था DSF। तो मैं उस संगठन का सदस्य तब से था, समता युग जनसभा, जो कि समाजवादी पार्टी वाली नहीं है, वो किशन पटनायक जी का समता संगठन था, उससे जुड़ी हुई संगठन था। क्या विचारधारा थी उसकी? गांधीवादी और गांधीवादी समाजवादी, ये जो गांधी लोहिया जयप्रकाश की परंपरा है उससे था। तो सन 1982 से मेरा उससे संबंध था। हमारे कुछ साथी पूर्णकालिक काम में लग गए। सुनील गुप्ता जो थे, मेरे लिए बहुत बड़ी सोर्स का, इंस्पिरेशन का सोर्स रहे वो। सुनील भाई भी अभी नहीं है। वो आदमी उसने JNU के सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे इकोनॉमिक्स में। उसके बाद एक और आदमी ने आके उनके रिकॉर्ड को तोड़ा था और उसका नाम था अभिजीत बनर्जी। इन 2 के नाम ही रिकॉर्ड रहे हैं JNU में। वो सुनील गुप्ता अपनी MA पूरी करने के बाद मध्य प्रदेश के एक आदिवासी इलाके में आदिवासियों की तरह रहना शुरू किया। लोगों ने कहा 4 महीने में भग के आ जाएगा। वो जीवन की अंतिम सांस तक वहाँ रहा। मैं उससे प्रभावित था। वहाँ गया, वहाँ के जंगलों में, इटारसी के नज़दीक केसला इलाका है, वहाँ न जाने कितनी बार मैं गया, सीखा, और मेरे मन में था कि काश मैं कर पाता। मेरे में हिम्मत नहीं थी, सच बात। क्या कर पाता? मैं इनकी तरह पूर्णकालिक काम जमीन पे कर पाता, संघर्ष कर पाता, राजनीति कर पाता। राजनीतिक भी किया उन्होंने, राजनीतिक संगठन बनाया, समाजवादी जन परिषद बनाई। तो यानी इच्छा आपकी राजनीति में आने की तब से थी? जी जी, बिल्कुल बाकायदा। भैया मैंने शादी के वक्त अपनी पत्नी को यही कहा था कि ये जिस आदमी को तुम देख रही हो वो मैं नहीं हूँ। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और मैं वो करना चाहता हूँ। और मेरी खुशकिस्मती थी कि उसने कहा कि करना मैं भी चाहती थी, मैं कर नहीं पाऊंगी, हम दोनों के बदले तुम कर लेना। JNU के बाद फिर आगे? उसके बाद मैं पढ़ाने गया वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, पढ़ा और पढ़ाया। वहाँ भी मैं समाजवादी जन परिषद का सदस्य था। तो मेरा 1/3 लाइफ का 1/3 हिस्सा वो था जो कि आपको टीवी पे दिखाई देता था। और 2/3 जो था वो उड़ीसा में बरगढ़ और यहाँ पे केसला और उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी, यहाँ पे घूमना, सीखना, समाज में राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मिलना और किशन जी की शागिर्दी करना, सच्चिदानंद सिन्हा से मिलना। मेरी ट्रेनिंग वहाँ पे हुई है। और मैं जब ये होता था ना, फेमस सेफोलॉजिस्ट जिन्होंने ये प्रेडिक्शन ठीक कर दिया, वो कर दिया, उसके बाद कहीं खुशी नहीं होती थी। और मेरे साथी पूछते थे क्या हुआ, मैं कहा पर ये मैं नहीं हूँ। तो वो कहते थे कि अरे इतनी प्रसिद्धि। मैंने कहा यार देखो, अगर आपको मान लीजिए बोतल का ढक्कन खोलना बहुत अच्छा आता है, पूरी दुनिया आपको कहे कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बॉटल ओपनर मानक गुप्ता, आप कहेंगे यार मगर मैं ये तो नहीं करना चाहिए। हो गया, जरूर हो गया होगा, लेकिन ये तो मैं नहीं हूँ ना। अच्छी बात है, मैं ढक्कन खोल लेता हूँ बोतल। तो आपने टाइम पास के लिए सेफोलॉजी? टाइम पास नहीं, अच्छा लगता था, किया, गंभीरता से किया। और कोई भी चीज़ जो करें उसको एक टेक्निकल उससे तो करना चाहिए। हुआ कैसे था वो सेफोलॉजी में आना? वो दरअसल मुझे प्रणय रॉय को मैंने देखा पहले। मेरे को गणित में इंटरेस्ट था, मैं वैसे पॉलिटिकल साइंस की डिग्री थी, लेकिन मेरे सेफोलॉजी का पॉलिटिकल साइंस से कोई संबंध नहीं था। मैं पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी और फिलॉसफी पढ़ता था। मेरा इंटरेस्ट गांधी लोहिया जयप्रकाश में था। मेरा जो PhD जो मैंने कभी पूरी नहीं की, उसमें रिसर्च समाजवादी आंदोलन की विचारधारा पे था, लोहिया जयप्रकाश नरेंद्र देव इन पे था, वो करता था। और इस बीच थोड़ा सा एक साइड हॉबी, इलेक्शन को फोरकास्ट किया जा सकता है। प्रणय रॉय को मैंने 1984 में करते हुए देखा। फिर 89 में मैं चंडीगढ़ में था, तो वहाँ मैंने वो सेफोलॉजी पे कुछ आर्टिकल लिख देता था यूँ ही। तो एक हमारे वहाँ पे मिस्टर नारायणन हुआ करते थे, द ट्रिब्यून के एडिटर। उन्होंने कहा ये सब बकवास होता है, झूठ करते हो तुम। मैंने कहा सर आप बताइए, मैं चंडीगढ़ का इलेक्शन प्रेडिक्ट कर दूँ? उन्होंने कहा ठीक है, 10,000 रुपये देता हूँ। 10,000 रुपये उन दिनों बहुत बड़ा अमाउंट होता 84 में 1989 में उन्होंने कहा कि नहीं, सॉरी 89 में तो मैंने शुरू किया था, 91 इलेक्शन की बात है। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा 10,000 रुपये मैं दूंगा। मैंने अपने साथियों की, स्टूडेंट्स की टीम बनाई, 10,000 रुपये में सबको, ठीक है तुम्हें 50 रुपये का ऑनरेरियम ये वो कर आके, चंडीगढ़ छोटा शहर था, तो हमने वहाँ
वो एग्जिट पोल किया, पहला एग्जिट पोल चंडीगढ़ शहर में। अच्छा, और संयोग ये हुआ कि चंडीगढ़ में जिस दिन इलेक्शन हुआ उससे 2 दिन बाद राजीव गांधी की हत्या हो गई। तो आपको पता होगा इलेक्शन लगभग 1 महीने के लिए स्थगित हो गया। तो और हमने उस टाइम एग्जिट पोल में प्रेडिक्शन ये किया था कि सिटिंग एमपी और सिटिंग मिनिस्टर हरमोहन धवन हार जाएंगे, नंबर 3 पे रहेंगे। एक 2 नंबर पे एक बीजेपी का कार्यकर्ता रहेगा जिसको उस जमाने में लोग ज़्यादा जानते नहीं थे, मिस्टर जैन, सतपाल जैन। और पवन बंसल एक जो नया सा यंग लड़का था, लड़का तो नहीं कि यंग पॉलिटिशियन था, वो नंबर 1 पे आएगा। बिल्कुल जो लोग सोच रहे थे उससे ठीक उल्टी फोरकास्ट थी। तो 1.5 महीने तक शहर में लोगों ने हमें गालियाँ दी, और जैसे ही हमारा पोस्ट उन्होंने ट्रिब्यून में छाप तो दिया, छापने के बाद साथ में फ्रंट पेज पे एडिटर ने लिखा, इस फोरकास्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये लोग कर रहे हैं, रिस्क इनका है ना। और वो एग्जैक्टली ठीक निकली, इसलिए नहीं कि मेरे को बहुत शानदार पोस्टर है, इट्स बिगिनर्स लक, वो कुछ था और वो एग्जैक्टली ठीक वही हुआ। तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हो गई। उसके बाद ज़्यादा जब मैं CSDS आया 1993 में, CSDS में 1960s से काम हो, मिड 60s से वहाँ ओपिनियन पोल्स हो रहे थे। उन्होंने फोरकास्टिंग कभी नहीं की, फोरकास्टिंग में मेरा भी बहुत इंटरेस्ट नहीं था, मगर अगर आपको जनता का मत लेना है तो जनता से सीधी बात कीजिए। ये मेरी हमेशा मान्यता थी कि ये ड्राइंग रूम में बैठ के तय मत कीजिए कि जनता क्या सोचती है, जाइए लोगों से पूछिए, बात कीजिए। तो CSDS 93, मैं 93 में CSDS आ गया, और वहाँ एक बना बनाया पहले से पूरा एक ट्रेडिशन था। प्रोफेसर BB सिंह जैसे सीनियर लोग थे, शुरू किया था प्रोफेसर बशीरुद्दीन अहमद ने, और कोठारी साहब और DL शेठ तमाम लोग थे। आशीष नंदी, वैसे आशीष नंदी ने शुरुआत पोलस्टर के रूप में की थी। तो वो सब लोग थे जिन्होंने मुझे एनकरेज किया कि चलो अब एक यंग लड़का आ गया जो इसमें, और प्रणय रॉय ने फिर वहाँ से तो वहाँ से हमने शुरू किया और उस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया मैंने। दिक्कत क्या होती है कि बहुत लोग मुझे कहते हैं आपने शुरू की सेफोलॉजी और फोरकास्ट, जो बिल्कुल गलत है। प्रणय रॉय ने हमसे 10 वर्ष पहले ये काम शुरू किया था और बहुत शानदार काम किया था। प्रणय रॉय के उस टेक्निकल काम को उन्होंने 1984 में किताब पब्लिश की थी, कंपेंडियम ऑफ इंडियन इलेक्शन, डेविड बटलर और अशोक लहड़ी के साथ मिलके, अशोक लहड़ी जो बाद में बीजेपी में गए, उनके साथ मिलके वो किताब पाथ ब्रेकिंग किताब है। उसने पहली बार हिंदुस्तान के इलेक्शंस की फोरकास्टिंग कैसे होती है वो किया। मुझ जैसे लोगों ने उसको केवल आगे बढ़ाया, हमने शुरुआत नहीं की। ओके, फिर आरोप ये लगता है, और जाहिर है अब जब आप बता रहे हैं कि आप पहले राजनेता खुद रह चुके और आपकी एक विचारधारा भी थी, तो आरोप ये लगेगा कि अगर आप एक विचारधारा के थे तो इंडिपेंडेंट आप ओपिनियन पोल्स कैसे कर रहे होंगे? केवल एक सामान्य सी बात है, आप किसी को चाहना ना चाहना एक बात होती है, लेकिन आप डॉक्टर हैं, आपके पास कोई आया, व्यक्ति आया, आप उसे सख्त नापसंद करते हैं। डॉक्टर के रूप में आपका धर्म क्या है? आप उसको सही दवा दें। मैं आपको 1-2 उदाहरण देता हूँ। सन 2002 गुजरात, वहाँ इलेक्शन था। इलेक्शन से पहले दंगे हो चुके थे। दंगों को मैंने जाके अपनी आँख से देखा था। मेरा जीवन अभी, मतलब दंगों के समय नहीं, उसके 1 महीने बाद, जीवन में भूल नहीं सकता उस तस्वीरों को जो मैंने देखा था। उसके बाद फ्रंटलाइन से एनराम ने फ़ोन किया, कहा कि हम लोग इससे पहले इसका एक सर्वे करना चाहते हैं। हमने सर्वे किया, सर्वे में बीजेपी धड़ल्ले से जीत रही थी। मैंने कहा साहब ये फाइंडिंग्स हैं, और उनका आर यू वेरी श्योर? मैंने कहा एब्सोल्युटली श्योर ऑफ व्हाट वी आर रिपोर्टिंग, बट as an editor you have a right to kill that poll. You can say you won't publish it, that's okay, but publish होगा तो exactly यही होगा। अब आप जानते हैं एनराम के ओपिनियन, एनराम लेफ्टिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट हैं। सो एनराम और मैंने मिलके पोल पब्लिश किया कहते हुए कि बीजेपी स्वीप कर रही है गुजरात में। जाहिर है खूब गालियाँ पड़ी, लोगों ने कहा अच्छा ये लोग भी ऐसे हो गए इत्यादि। लेकिन सबसे पहला व्यक्ति ओपिनियन पोल के बाद जिसने हमें फ़ोन किया वो LK अडवाणी थे। LK अडवाणी ने एनराम को फ़ोन किया कहते हुए तुम लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई और सच बोला। इतना तो रखना चाहिए लाइफ में इन दोनों में। 2022 में जब मैं उत्तर प्रदेश में घूम रहा था और चारों तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि SKM की लाइन थी, हम कर रहे थे, उस वक्त बिल्कुल स्पष्ट था कि योगी जीत रहे हैं चुनाव में, और मैंने इसलिए उस चुनाव में कुछ नहीं बोला था। प्रचार तो मैं क्यों करूं इनका, लेकिन बिल्कुल क्लियर था योगी जी जीत रहे हैं। और ये कहना कि केवल हेराफेरी से जीते थे, कम से कम मेरी राय नहीं थी, वो जीत रहे थे चुनाव। और मैंने सब दोस्तों को बताया कि देखिए धर्म तो मैं अपना पूरा करूंगा। पिच तो बना के दे दी। पिच तो लोगों ने एक शब्द बनाया, क्योंकि वो क्यों, और वो मैंने भी खुद बोला था एक जगह कि पिच बना के हमने दे दी, अब ये खेल नहीं पाया। हमारा चुनाव जो उसका पीछे भाव था वो यही था कि किसान आंदोलन या कोई भी आंदोलन राजनीति की जमीन को बदलता है।
लेकिन उस जमीन पर किस तरह से वो खेत उगाना है, क्या उगाना है, ये काम तो पार्टियों का होता है ना। तो एक सेफोलॉजिस्ट के तौर पर आप अपने रिकॉर्ड से संतुष्ट हैं? क्योंकि कुछ प्रिडिक्शन गलत भी होते हैं, कुछ सही भी होते हैं, और आजकल तो लोग ये कहते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल करते हैं, योगेंद्र जी का आज तक कौन सा सही हुआ है, बताइए जरा। क्या होता है कि लोगों की मेमोरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मैं ऐसे भी चाहे, एक्चुअली मैंने अभी 4-5 दिन पहले एक साथी को फिर फ़ोन किया, कहा यार मेरे को तो याद नहीं है, लेकिन पुरानी सारी फाइल एक बना दो ना, जिसमें सारा लिखा हो किस इलेक्शन में मैंने क्या कहा था और वो कितना सही था, कितना गलत था। उन्होंने फाइल बना दी, मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको जरा स्क्रीन पे चलवा देना कि क्या था। जो मुझे गलतियाँ, क्योंकि आमतौर पे इंसान को अपनी गलतियाँ याद रहती हैं, जो मुझे गलती याद है, एक तो कर्नाटका, एक बिल्कुल शुरू में मध्य प्रदेश में हमने सोचा था कांग्रेस को कम सीट आएंगी। 2000 या 1998 में हमने सोचा था कम सीट आएंगी, कांग्रेस को ज़्यादा सीट है, कांग्रेस जीत गई। जहाँ वी गॉट द विनर रॉन्ग, हमने सोचा था बीजेपी जीतेगी, एक्चुअली कांग्रेस जीत गई। फिर एक कर्नाटका हमारा गलत था, हमने सोचा था वहाँ की बीजेपी मेजॉरिटी से नीचे रहेगी, कांग्रेस जस्ट मेजॉरिटी पार कर जाएगी। ये कौन से साल? ये 2009-10 की बात होगी, ठीक है, कभी 7-8 या ऐसा कुछ था। वहाँ बीजेपी मेजॉरिटी को जस्ट पार कर गई, कांग्रेस थोड़ा सा पीछे रह गई। वो दूसरा मुझे किस्सा याद है। और एक बार शायद पंजाब में हमारी बात गलत हुई। तो टोटल आपने कितने किए होंगे इस तरह पोल्स? 30 बार तो किया होगा, 30 बार तो किया। 30 में से 3-4 ही गलत आपको याद है, बाकी ज्यादातर सही रहे। देखिए, अगर आप ओपिनियन पोल करते हैं, आमतौर पे ठीक रहना ही चाहिए, नहीं तो पोल करने का मतलब ही क्या है। उस जमाने में क्या था, वो स्टूडियो में डांस करने की परंपरा नहीं थी। तो ठीक हो जाता था तो चुपचाप से झोला उठा के, ठीक हो जाता था, झोला उठा के घर चले जाते थे, पब्लिसिटी नहीं। गलत होता था तो लोग खूब गालियां देते थे। और एंड इट इज ए रूल, दुनिया भर में लोग कहते हैं जो ओपिनियन पोल गलत निकलता है, दुनिया केवल उसको याद रखती है, जो सही निकले उसको याद नहीं रखती। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा हूँ कि अब एक तो इस पे डांसिंग वांसिंग का स्टाइल शुरू हो गया है कि ठीक हो गया। अब आपको कुछ तो हमने इतना, मुझे याद है 1996 में पहला जो एग्जिट पोल मैंने टेलीविज़न पे किया था, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि मैंने एग्जिट पोल शुरू किए इस देश में, जो सच नहीं है। हाँ। उसमें तीनों बड़े अलायंसेस के सीट एग्जैक्टली वो थे जो हमने कहे थे। अब वो जैसे मैंने कहा, डांस वांस उस ज़माने में नहीं हुआ करता था, तो सीधा बस ठीक है हो गया। और कोई गलत होता था तो उस पर खूब जूत पतांग होती ही थी, वो जो सामान्यतः होनी चाहिए। लेकिन मोटे तौर पे ओपिनियन पोल्स ने वो जो ड्राइंग रूम कल्चर थी उसको ख़त्म किया और कहा कि आप नीचे से लेके आएंगे। तो कुल मिला के काम किया। आज लोग बेहतर काम कर रहे हैं, उनके पास बेहतर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उस ज़माने में तो हमारे पास कोई वो ट्रांसमिशन के तरीके नहीं थे, फैक्स मशीन से भेजा करते थे जवाब वगैरह। आज आप चेक कर सकते हो कि कोई व्यक्ति जो सर्वे कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर, वो एक्चुअली उस जगह पे खड़ा है कि नहीं है। आप ज्योग्राफिक लोकेशन देख सकते हो। हम तो उसके टीचर पे डिपेंड करते थे कि भी बताए। तो आजकल बेहतर टेक्नोलॉजी है, लेकिन जितनी सब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुए हैं उसके हिसाब से जितना पोलिंग में इंप्रूवमेंट होना चाहिए था, फोरकास्टिंग में, वो नहीं हुआ। और जिसका कारण मुझे लगता है कि इसमें इतनी दखलंदाजी है और ओपिनियन पोल्स को आजकल राजनीति के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रचार पार्टियां भी तो करवाती हैं। देखिए, वो भी करवाती हैं, अपने पार्टियां ईमानदारी से करवाती हैं। हाँ। इनफैक्ट मैं जानता हूं बीजेपी के लिए आज जो ओपिनियन पोल हो रहा है, वो ओपिनियन पोल उनको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वहां दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई पार्टी नहीं चाहती कि उसको झूठी इन्फॉर्मेशन मिले। ये जो टीवी के पर्दे पे दिखाए जाते हैं, इनमें से आधे से ज्यादा राजनीतिक रूप से प्रायोजित हैं। ये मैं माहौल बदलने के लिए, बिल्कुल हवा बनाने के लिए। अब ये सारा 400 पार, अब 400 पार मोदी जी कहें, बिल्कुल ठीक है भाई, हक है। 500 नहीं कहे गनीमत है, 500 पार भी कह सकते हैं। पर किसी पोल ने 400 कहा नहीं है अभी तक। 370 तक पहुंचा दिया था सब कुछ पोल्स ने, है ना। तो दिक्कत यही है पर 300 350 तो अभी भी है। एनडीए के पास 353 का नंबर तो अभी भी है। तो उन्होंने कहा ना कि उससे 17 सीट बढ़ेंगी। तो बढ़ाने वाली बात की ना, जबकि सच्चाई ये है इस देश में, और इसीलिए मेरे को कुछ कहना पड़ा हाल ही में। सच्चाई ये है, और हर व्यक्ति जानता है, हर पोलस्टर जानता है कि बीजेपी का वोट शेयर घट रहा है। फिर 2024 का जो आशा तिरेक था, आशा देश में अच्छे दिन, 2019 में तो लगभग उन्माद था, ये सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, उसके बाद बिल्कुल माहौल बदल। आज वैसा माहौल नहीं है। ये जानने के लिए वेव इलेक्शन नहीं है, आपको इसकी सेफोलॉजी की जरूरत नहीं है ना करने के लिए। तो आप स्टूडियो से बाहर निकलिए, 4 लोगों से बात कर लीजिए, उससे ठंडा हुआ है माहौल। कुल मिला के बीजेपी का वोट शेयर कम हो रहा है। ये बिल्कुल मोटी राजनीतिक विजडम है।
अब कम होने से कितनी सीट कम होंगी इस पे बहस हो सकती है, ये टेक्निकल डिस्कशन है। ओके। लेकिन वोट तो कम हो रहा है ना। इस बुनियादी तथ्य को इस देश के ओपिनियन पोल स्वीकार करने को तैयार नहीं है, हवा बना रहे हैं। इस चीज से मुझे चिढ़ होती है कि यार तुम हवा बनाने के खेल में क्यों आए हुए हो? ओके। और मेरे जैसे रिटायर्ड आदमी को आके कुछ बोलना पड़ता है इसीलिए। रिटायर्ड मतलब पोलिंग से तो मैं रिटायर्ड हूँ भैया, मेरे को क्या करना, मेरे को कोई अपनी ना कोई प्रोफेशनल रेपुटेशन बनानी है, पूर्व जन्म है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है सेफोलॉजिस्ट होने में। लेकिन जब आपको लगे, आंख के सामने लगे कि यार ये तो बिल्कुल, आप मान लीजिए रिटायर हो कि आप किसी मोहल्ले में रह रहे हैं और आप टीवी पे देखते हैं ये हो रहा है, तो आपको खड़ा होकर आना पड़ेगा, देखो मानक गुप्ता उम्र 80 साल हो गई है, इतना झूठ मत बोला करो। बस यही मैं कह रहा हूँ। पर झूठ सच तो जब नतीजा आएगा तब तय होगा ना योगेंद्र जी। बिल्कुल सही बात है। अब जितने ओपिनियन पोल्स ने जब प्रिडिक्ट किया था 14 में जीती ना बीजेपी, आई 282 सीट, तो 14 में मैंने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, नहीं बोला। अभी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट और 19 में भी आपका प्रेडिक्शन सही था? 19 में मैंने प्रेडिक्शन नहीं किया था, मैंने केवल 2000 दिसंबर 18 तक बोला था। तब किसान आंदोलन हुआ था, मोदी जी 4 जगह राज्य हारे थे, तब मैंने कहा था बीजेपी 100 सीट हार रही है। जैसे ही बालाकोट हुआ उसके बाद मैंने कहा भैया द गेम हैज चेंज्ड कंप्लीटली and it would take only 2 to 3% swing for BJP to add 25-30 seats. उसके बाद मैंने कतई कहना बंद कर दिया कि बीजेपी लूज, क्योंकि आंख के सामने दिख रहा था। अच्छा, कैसे बोल सकते हो? ठीक है। अब योगेंद्र जी, आप पर एक दो जो आरोप लगते हैं सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा, आपको कहा जाता है आंदोलनजीवी। ये तो प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि आप हर जगह जहां भी सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होता है, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हो, आप वहां पहुंच जाते हैं। आप अपनी जीविका ही आंदोलन से चलाते हैं। क्या जवाब है? दो चीजें। देखिए, कुर्सी जीवी होने से तो अच्छा है आंदोलन जीवी बनना। एक मायने में तो मैं इसको बिल्कुल को आलोचना मानता ही नहीं हूँ। अगर वो कह रहे हैं कि आदमी हर जगह डंडे खाता है, हर जगह पे आलोचना सहता है, सड़क पे रहता है, एसी कमरों में रहने के बजाय सड़क पे रहना, सरकार के जूते चाटने के बजाय सरकार के खिलाफ खड़े होना, आमतौर पे ये किसी सभ्य समाज में बड़ी प्रशंसा की चीज़ें मानी जाएंगी। एक तो ये बात है। दूसरा, क्या हर तरह के हर आंदोलन का समर्थन करता हूँ? आप ध्यान से देख लीजिए किसका करता हूँ और किसका नहीं करता। आंदोलन होते हैं, चले जाते हैं। और तीसरी बात, आजीविका चलाना, भाई इस पे तो बहुत गंभीर मामला है ना। अब देखिए, ये जो मोदी जी अरविंद केजरीवाल का हर अकाउंट जानते हैं, जाहिर है मेरा भी सारा अकाउंट जानते होंगे, स्वराज अभियान का भी जानते होंगे, है ना। कोई चीज़ छुपी हुई तो हो नहीं सकती, है ना। क्यों नहीं अब तक कोई केस वेस कर दिया भाई, अगर आजीविका चला रहे हो? जीविका से मतलब मीडिया में आने के लिए आप उन आंदोलनों में पहुंच जाते हैं। अब जैसे किसान आंदोलन, बोलते किसान तो है नहीं, कहाँ किसान आंदोलन में पहुंच गए आप? किसान है नहीं, मतलब यही कहते हैं, किसान तो है नहीं। में किसान नहीं थे, वो किसान थे, आपके बारे में कहते हैं वो कि जो किसान नहीं है वो भी पहुंच गए वहां। जय किसान आंदोलन सन 2015 से शुरू हुआ था हमारा तो, और जब इस देश में मंदसौर के बाद किसान आंदोलनों का समन्वय बना, उसके संस्थापकों में से मैं एक था। किसान मैं नहीं हूँ इस मायने में कि मैं खेत नहीं जोता, बिल्कुल सही बात है। उस लिहाज से अमित शाह जी भी किसान नहीं है ना? नहीं है ना? मानते हो ना? हाँ। राजनाथ सिंह किसान तो नहीं है ना? उनकी बायोग्राफी जाके चेक कर लीजिए, क्या लिखा हुआ है। उनका पार्लियामेंट का हुजू दोनों को किसान बताता है ना। वैसे मेरे पास भी 4 एकड़ ज़मीन है भाई, मैं खुद उस पर नहीं करता, और अभी हाल ही में तो उसमें से 2 एकड़ हमने गांव को दे दिया है कि वहाँ पर खेती होती है उस पर। खेती तो होती है भाई, सरसों होती है, बाजरा होता है, गेहूं होता है। आके देख लीजिए, सहारनवास गांव है। मैंने तो एक बार तंग आके उनको खसरा नंबर, हरियाणा का रेवाड़ी जिला जो है, रेवाड़ी से जाइए तो नारनौल की तरफ या महेंद्रगढ़ की तरफ पहला गाँव आता है सहारनवास, जो मेरा पैतृक गाँव है। कोई ऐसा मैंने कुछ खास किया नहीं। तो ये पुश्तैनी जमीन है? पुश्तैनी जमीन है। तो आपने बचपन में वहाँ खेले होंगे आप उन्हीं खेतों? खेले, घूमे, देखा, ये सब चीज़ें। ज़्यादा समय एक छोटे शहर में मेरा बीता, गांव में मेरी परवरिश। कौन से शहर में? ये राजस्थान में एक छोटा सा शहर है श्रीगंगानगर। तो मेरी परवरिश सारी वहाँ की है। तो अगर आप पूछें तो वहाँ कैसे पहुँच गए? पिताजी नौकरी करते थे, पिताजी वहाँ कॉलेज में प्रोफेसर थे, माँ स्कूल में टीचर थी। तो मेरा बचपन सारा बड़ा अजीब और बहुत ही एक बड़ा अजीब कह लीजिए, बहुत सुंदर शहर, मतलब है राजस्थान में। भाषा पंजाबी, पंजाबी और बागड़ी बोलने वाले। वहाँ गांव के नाम पता है क्या होते हैं? क्योंकि वो बिल्कुल नया इलाका था, कैनाल का एरिया था, तो उसका गांव का नाम होगा 2CC ZB4 इस तरह के गांव के नाम है वहाँ, क्योंकि बिल्कुल कैनाल एरिया में बसाया गया था। अद्भुत इलाका था। आधे मतलब वहाँ बहुत बड़ी संख्या में सिख जो कि पंजाब से आए थे, काफ़ी संख्या में माइग्रेंट जो कि पाकिस्तान से इधर आए थे, जिन्हें रिफ्यूजी कहा जाता था, वो गलत शब्द है, और कुछ स्थानीय बागड़ी लोग।
उनके बीच में परवरिश हुई। उस इलाके की अभी भी कोई गंगानगर बोलता है तो मेरे मन में घंटी सी बजती है कि अच्छा गंगानगर, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हो होंगी। जाती है जी। फिर एक कहानी लोग कहते हैं कि आपने खुद भी बताया शायद ये कि आपका बचपन में नाम सलीम कर दिया गया था, वो क्या कहानी? स्टैंडर्ड से कहानी है, पता नहीं क्या इसमें मतलब इसमें आरोप या वो क्या है, मेरे को तो आज तक कभी समझ ही नहीं आया। कहानी सिंपली ये है कि मेरे दादाजी की 1938 में मर्डर हो गया था। मर्डर किया था एक मुस्लिम मॉब ने। ये सब ऐतिहासिक तथ्य हैं इसमें। दादा मेरे राम सिंह थे, हिसार शहर में रहते थे और वहाँ पे एक दिन पहले शहर में झगड़ा हुआ। मुसलमानों को लगा कि उनके स्कूल के बच्चों ने जाके झगड़ा किया है, तो अगले दिन मॉब पहुंचा स्कूल के सामने, कहा इन लड़कों को निकालो, दो हमारे हवाले करो। और मेरे दादा ने कहा इस वक्त तो मैं उनका माँ बाप हूँ, मैं कैसे कर दूँ? तो पहले मैं, और उनको वहीं पे गंडासे से उनका सर कलम कर दिया गया। और मेरे पिताजी ने देखा अपनी आँख से। इसका एक परिणाम ये हो सकता था कि वो भी मतलब मैं हिंदू हृदय सम्राट और ये सब करते और मुसलमानों को नफरत करते, लेकिन वो गांधी का ज़माना था। हम भूल जाते हैं कि देश, और ये सब लोग जो दो कौड़ी की बातें करते हैं ना, इनमें किसी के परिवार का एक बूंद खून का नहीं गया है। मेरे परिवार ने अपने दादा को खोया है 8 साल के 1938, जबकि मेरे दादा थे वहाँ और मेरे पिताजी की 8 साल की उम्र थी। मेरे पिताजी ने फिर दूसरी हिंसा भी देखी, पार्टीशन की हिंसा जो हमारे इलाके में, जिसमें मुसलमानों को कत्ल किया गया बहुत बड़े स्केल पे। और कुल मिला के पिताजी का फिर एक वो बना, और गांधी का बहुत असर था, अंतिम दिन तक गांधी के असर में रहे वो। तो उन्होंने मेरी माँ को शादी के वक्त कहा बस एक शर्त है, बच्चे होंगे तो बच्चों को मुस्लिम नाम दूंगा मैं। ओके। अब आप सोचिए, एक आदमी जिसने अपनी आँख के सामने पिता को मुस्लिम मॉब के द्वारा मारे जाते हुए देखा है, वो आदमी कहता है मैं अपने बच्चों को मुसलमान नाम दूंगा। तो आपके कितने भाई बहन? कितने? हम 3 भाई बहन हैं। तो तीनों के नाम मुस्लिम रखे गए? पहली दीदी हुई, हाँ। जिनका नाम रखा गया नज़मा। तो मेरी माँ ने हाथ जोड़ लिए, लड़की के साथ मत करो, शादी नहीं होगी। अब स्वाभाविक है वो था कि यार क्या कर रहे हो, लड़की को मतलब शादी नहीं होगी। हाँ। तो फिर ये एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि ठीक है लड़का जो होगा तो प्रयोग कर लेना। तो पहली दीदी नज़मा शायद अगले ही दिन नीलम बन गई। ओके। दूसरी पूनम दीदी हुई, दोनों डॉक्टर्स हैं। और तीसरा जब हुआ तो फिर लड़का था तो उसका नाम सलीम रखा गया। तो प्रॉपर मेरा नाम था, कोई निकनेम नहीं था। तो स्कूल में भी वही नाम चला? वही तो सारी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि स्कूल में नाम मैं लेके गया। हाँ। और मैं स्कूल में बहुत जल्दी 4 साल की उम्र में स्कूल चला गया था, आजकल जैसे रूल्स थे नहीं। हाँ। और वहाँ बच्चों ने फिर वो बिल्कुल बनाया कि अच्छा तुम तो माँ बाप के बच्चे नहीं हो, अपने माँ बाप के तो हो ही नहीं उनका नाम सकते तो हिंदू है। वो देवेंद्र सिंह और कमला की संतान, ये सलीम कैसे हो सकता है? तो जरूरत में नाली में से उठाया होगा, कूड़ेदान में से उठाया होगा, ये वो। तो 2-4 महीने में मैं शायद पता नहीं कितना समय, जब मैं 4 से 5 साल का था तब का वाकया है। तो मैंने घर आके बोला भाई किसी बच्चे से उसके नाम के बारे में सवाल नहीं होते, पूरे स्कूल में सिर्फ मेरे से सवाल होते हैं, या तो मेरा नाम बदल दो नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। सो पिताजी ने हंसते हुए कहा ले बदल देते हैं। तो उन्होंने योगेंद्र कर दिया नाम मेरा। और लेकिन क्या हुआ कि फिर मेरे घर परिवार गांव और मोहल्ले के लिए सलीम ही बचा रहा। तो आज भी जब एक्चुअली पहली बार टेलीविजन पे आया ना 1996 में एग्जिट पोल में, तो किसी ने मेरे को घर में फ़ोन किया मेरी माँ को कि जी ये मुंडा सी बहुत चंगा कह रहा सी, ये तो साढ़े सलीम जैसा लगता है ना, पता नहीं कुछ और था उसका। मतलब वो स्थिति थी। तो वो रहा। अब इसमें आरोप क्या है मैं तो समझ नहीं पाता हूँ। और दिक्कत यह है कि देश में अब ऐसी संस्कृति, हमने कितनी सार्वजनिक संस्कृति को इतने लो लेवल पे उतार दिया। वही मेरा अगला सवाल भी उसी से जुड़ा हुआ था। मीडिया और सोशल मीडिया का रोल आप इस देश में आज क्या मानते हैं, क्या स्थिति है उसकी? क्या कहूँ, आप खुद मीडिया आपकी राय क्या कहते हुए मुझे संकोच होता है। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद जब भी मीडिया का सच लिखा जाएगा, और मानक भाई किसी दिन तो लिखा जाएगा, इतिहास किसी को नहीं बख्शता, ये सारे मीडिया के जो सुपरस्टार हैं ना, इनका मुंह काला नजर आएगा। शर्मनाक फेज है हिंदुस्तान के मीडिया का। मुझे शर्म इसलिए भी आती है कि मैंने इन सब को देखा है। जब एसपी सिंह आज तक शुरू कर रहे थे, मैं आज तक की टीम में था, उनमें तो वो बुलाते थे मुझे, और ये सब लोग, नाम तो नहीं लूंगा अब इनका, इन सबको मैंने देखा था। तब ये कब रिपोर्टर होते थे, एसपी कहते अच्छा योगेंद्र जी के लिए जिरॉक्स करवा के लाओ, अच्छा ये कर दो वो कर दो, तब मैंने देखा। और वहाँ से आज का मैंने एसपी सिंह को देखा। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे भजन लाल का फ़ोन आया एसपी सिंह के पास कहते हुए कि तुमने कल शाम को मेरे खिलाफ स्टोरी लगाई थी और देख लो इंडिया टुडे का प्रेस फरीदाबाद में ही है। एग्जैक्टली ये फ़ोन आया था। एसपी सिंह ने कहा जी वैसे तो मैंने फॉलो अप स्टोरी नहीं, माफ़ी तो मैं मांगूंगा नहीं,
एक स्टोरी हो गई थी, खत्म हो जाता, पर अब आपका फोन आ गया है ना, अब दूसरी स्टोरी भी लगाऊंगा। और उन्होंने शाम को दूसरी स्टोरी लगाई। एक वो पत्रकारिता। कौन से जमाने की बात है? ये होगा जब बिल्कुल आज तक शुरू, जब आज तक सिर्फ एक 20 मिनट का, 90s ऑफ कोर्स मिड 90s, ये होगा कोई 96-97। लेकिन योगेंद्र जी, क्या ये वन आइड व्यू नहीं है? क्यों? अगर आप 14 से पहले चले जाइए, क्या मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा था? क्योंकि तर्क उधर से ये आता है और हाँ। उसमें तथ्य भी हैं कुछ। क्या कुछ ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं उस समय के मीडिया में जहां पर फोन पर पत्रकार मंत्रालय तय कर रहे होते, मंत्री पद तय कर रहे होते थे? इस देश में मीडिया 100% अच्छा रहा है, ये तो कभी था ही नहीं। हमेशा हर प्रोफेशन में, डॉक्टर, मेडिकल, कुछ लोग होते हैं जो आदर्श होते हैं, आदर्श वाले लोग हमेशा 10-20% होते हैं, 50-60-70% अपना नौकरी कर रहे होते हैं, और 10-20% ब्लैक शीप जिसको बोला जाता है वो हर प्रोफेशन में होते हैं। और पहले भी थे, बिल्कुल हुआ, और तमाम मीडिया को मैनेज करने का प्रयास तब भी किया जाता था, पत्रकारों को बंगले भी दिए जाते थे, सब तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन ये कि लोगों की 8 साल तक, 10 साल तक हिम्मत ना हो प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछने की, ये नहीं होता था। 2013 में जब अन्ना आंदोलन हो रहा था, क्या क्या कहा जाता था प्रधानमंत्री के बारे में, हम लोग कहते थे, खुल के बोलते थे, मीडिया में रिपोर्ट होता था। आज होता है ऐसा? ये नहीं होता था कि मीडिया केवल और केवल विपक्ष से सवाल पूछे। आज जिस तरह की शर्मनाक हरकतें इस मीडिया पे होती हैं, वैसा कभी नहीं हुआ। इसका मतलब सोशल मीडिया का और उसकी ताकत का, उसकी आज़ादी का आप समर्थन करते हैं, और आपको लगता है ये अच्छी चीज़ हुई है, जो मीडिया में नहीं हो पा रहा वो सोशल मीडिया में हो रहा है? देखिए, वो तो एक मजबूरी की बात है ना, कायदे से तो मीडिया में होना चाहिए। तथाकथित मीडिया, ये अपने आप को नेशनल मीडिया जो कहता है, इसको कुछ लोग नोएडा मीडिया बोलते हैं, नोएडा में हम अभी भी बैठे हुए हैं, मैं उनको नोशनल मीडिया कहता हूँ। कहा है कि नेशनल मीडिया नोशनल मीडिया हो, नाम के वास्ते मीडिया हो। सचमुच सच कहता हूँ मानक भाई, एक दिन शर्म आएगी। और जब मैं पत्रकारों को कैमरा वैमरा ऑफ करके पूछता हूँ, कहते सर जब कैरियर शुरू किया था ना, हम यूँ कह के कहते थे हम पत्रकार हैं। आजकल थोड़ा बच के निकलते हैं कि पत्रकार हैं, चैनल का नाम नहीं पता। ओके, अब योगेंद्र जी मेरा रैपिड फायर राउंड, जिससे बड़े बड़े नेताओं को पसीने छूटते हैं। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। हाँ। योगेंद्र जी तैयार? हाँ, मैं शर्त जानता नहीं माननी क्या है, पड़ेगी, छोटे सवाल छोटे जवाब। हाँ, मैं जानता नहीं क्या है रैपिड, मैंने आपका प्रोग्राम पहले कभी देखा नहीं, लेकिन जो भी आप पूछ लीजिए, इसमें क्या बात है। ओके योगेंद्र जी, रैपिड फायर राउंड, पहला सवाल, क्या नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं? इसमें कोई शक है आपको? वो तो मॉडल हैं, बिल्कुल। जो रूस में हो रहा है, जो तुर्की में हो रहा है, हंगरी में हो रहा है, वो भारत में हो रहा है। ओके, क्या अरविंद केजरीवाल तानाशाह हैं? अभी उनको मौका नहीं मिला है। ओके, क्या लोकतंत्र हिंदुस्तान में खत्म हो गया है? लगभग खत्म हो चुका क्या है। ये देश में आखिरी चुनाव है? जी नहीं, हमेशा तानाशाह चुनाव करवाते हैं, पुतिन भी करवाता है, नाम के चुनाव हमेशा होंगे। 21वीं सदी की डिक्टेटरशिप का मॉडल बदल गया, वो भी स्मार्ट हो गया। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब भी क्या लोकतंत्र की हत्या हुई थी? बिल्कुल हुई थी। मैंने तो इसके बारे में एनसीईआरटी की किताब में खुद एक चैप्टर लिखा, कांग्रेस की सरकार के दौरान। सुप्रीम कोर्ट का शाहबानो का फैसला पलटना क्या गलत था? बिल्कुल गलत था एकदम, और वो सेकुलर लोगों का पाखंड था। ओके, राम मंदिर का ताला खुलवाना उस स्थल का, वो भी गलत था? वो भी उसी तरह की राजनीति थी, दोनों गलत थे। ओके, अब तो लेकिन राम मंदिर का आप समर्थन करते होंगे, अब तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात बना है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जरूर जो कुछ ऑर्डर है वो पालन होना चाहिए, और इस देश में किसी मंदिर मस्जिद का विरोध क्यों होना चाहिए, बस उसको नफरत का स्थल ना बनाए। ओके, क्या संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जैसा मनमोहन सिंह ने कहा? मनमोहन सिंह ने कभी कहा ही नहीं था, और क्यों होना चाहिए किसी एक कम्युनिटी का राइट। बीजेपी ने दूसरा वीडियो भी दिया था मनमोहन सिंह का। अरे आप तो समझदार आदमी हैं भैया, पूरे एक पैराग्राफ का स्टेटमेंट है जो कहता है इस देश के तमाम पिछड़े। नहीं, जो दूसरा वीडियो आया था उसमें तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हाँ, कि केवल मुसलमानों का हक है, माइनॉरिटीज। बिल्कुल गलत बात है। पहला हक इस देश, बिल्कुल गांधी जी की बात है, अंतिम व्यक्ति को पहला हक होना चाहिए। अंतिम व्यक्ति गरीब है, SC ST है, माइनॉरिटी है, जो भी। ठीक है, ओके, तो क्या देश में वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जैसा सैम पित्रोदा ने एक इशारा किया था? अरे सैम पित्रोदा कौन होते हैं कहने वाले? इस देश का संविधान कहता है कि होना चाहिए। व्हाट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस? कैसे होगा जस्टिस, आप बताइए। ओके, तो ये संविधान क्या परिभाषा है इसकी, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की? इसका मतलब है कि जिन लोगों, और ये नहीं, भारत का संविधान का एक स्पेशल आर्टिकल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को खत्म करना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं, तो किसी से लेके तो नहीं देंगे ना। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ खत्म करने का तरीका ये होता है कि आप टैक्स स्ट्रक्चर बेहतर बनाते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करते हैं, आप दूसरी चीजें करते हैं। बिल्कुल पूरे दुनिया में होता है और होना चाहिए। ओके, यानी कि जो राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे, आप उसका स्वागत करते हैं?
SC ST OBC सबकी संख्या उन्होंने पता जो- लगे, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे। बिल्कुल कास्ट वाइज सर्वे और इस देश की वेल्थ का क्या डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वालिटी है वो तो पहला काम होना उसके चाहिए हिसाब किसी से भी सरकार- पॉलिसीज बनाई जाएंगी। किसी से कुछ लिया तो नहीं जाएगा ना, भाई किसी की भैंस और मंगलसूत्र तो नहीं ले लेंगे ना। मैं समझता हूँ गर्मी के मौसम में चुनाव नहीं करवाने चाहिए। प्रधानमंत्री का माथा गर्म हो गया, अनशंट बातें बोलने लग गए हैं, उन्हें मदद की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी क्या राय है? अच्छा विचार है, होना होना चाहिए, सिद्धांत सही है। उसके लिए उस यूनिफॉर्म प्रिंसिपल होना चाहिए और कोई धर्म उन प्रिंसिपल्स को ना नहीं कर सकता। ओके, धारा 370 हटाने का फैसला सही था? मेरे ख्याल से सही नहीं था, वो एक ब्रिज था, इस ब्रिज को तोड़ के हमने अब तो ऐसा सुप्रीम काम कोर्ट ने किया भी है। अपहोल्ड किया है, कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो लेकिन फिर क्या किस हिसाब से गलत है? देखिए उस जमाने में ये इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसका हमसे एक अलगाव और दूरी रही है, उसके साथ एक ब्रिज था जिस ब्रिज का नाम था 370। अगर वो दूरी खत्म हो जाती तो ब्रिज की जरूरत ही नहीं रहती, वो दूरी खत्म नहीं हुई तो है। उससे फायदा नहीं हुआ आपने- 370 हटाने से, आपको नहीं लगता है? आप जाके देख लीजिए, मैं कश्मीर में गया हूँ, देखा हूँ, आम लोगों से बात की है। मैं ये कहने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि आप उस खाई को दूर किए बिना ब्रिज को आग लगा देंगे, उससे फायदा। ट्रिपल तलाक बैन करने का फैसला सही था? ट्रिपल तलाक जैसी चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए इस देश के अंदर। तो बिल्कुल इतने साल illegal तक क्यों चीज़ बैन नहीं किया गया था योगेंद्र जी? है। बैन कई चीजों को नहीं किया गया इस देश के अंदर। ट्रिपल तलाक बिल्कुल एक गलत चीज है, बहुत माइनर होता है लेकिन बिल्कुल गलत है। ओके, आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी योगेंद्र जी? मैं तो आपको बता ही चुका हूँ, हमने सोचा था वो जिस रास्ते पे चल रहे थे उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया, हमने तो पार्टी नहीं छोड़ी। अच्छा, तो अल्टीमेटली इन दी एंड आपको निकाला गया था या आपने छोड़ी थी? बाकायदा निकाला गया था। अच्छा, एक हमारे पे इंक्वायरी हुई थी स्टालिनिस्ट स्टाइल के अंदर जिसमें प्रशांत भूषण और मुझे पार्टी विरोधी कार्य करने का आरोप लगाया गया था। ये सब तो क्या आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना गलत था, गलती थी आपकी? जी नहीं, आज भी अगर करना हो उस आंदोलन में जुड़ना, जब जनता सड़क पे है, जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्ता के साथ। ओके, क्या अरविंद केजरीवाल ने आपको धोखा दिया? जैसे मैंने कहा, ये उनके और उनकी आत्मा का मामला है, मैं कौन होता हूँ बीच में क्या अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को धोखा दिया? ये वो दोनों जाने। क्या आम आदमी पार्टी में राज्यसभा सीट के लिए लड़ाई होती थी? जब आप थे तब भी होती थी? नहीं, तब तक तो शुरू नहीं हुई थी, तब तक राज्यसभा का मामला ही शुरू नहीं हुआ था। नहीं, उसके चर्चा बाद तो जरूर होती होगी, राज्यसभा ये जाएंगे, ये जाएंगे, ये जाएंगे, मैंने ये जाएंगे। फरवरी अप्रैल 2015 में जैसे ही आम आदमी पार्टी ने अपनी विक्ट्री बड़ी की, जिसके बाद राज्यसभा का सीन बना, उसके बाद से हमें निकाल दिया गया, लेकिन अखबारों में मैंने जरूर पढ़ा कि होता था। ओके, क्या आप मानेंगे आप राजनीति में फेल हो गए योगेंद्र जी? जी, अगर राजनीति की सफलता का मतलब केवल कुर्सियां हासिल करना है तो मैं बिल्कुल एक फेल्योर का एग्जाम्पल हूं। अगर राजनीति की सफलता का मतलब सत्ता के समीकरण को कुछ बदलना है, किसान के पक्ष में, अंतिम व्यक्ति के पक्ष में, इस देश में पर कर तो वो भी नहीं पाए ना योगेंद्र जी। आपने कहा किसान आंदोलन में आपने इतना अच्छा काम किया, पिच बना दी, लेकिन जीत तो फिर भी बीजेपी गई ना। आप तो केवल चुनाव से जीत देख रहे हैं ना, मेरे लिए चुनाव सबसे बड़ी चीज नहीं है और शायद यही मेरा फेल्योर है कि मेरे को राजनीति में केवल चुनाव नहीं दिखाई देते। इस देश में पहली बार केंद्र सरकार को कानून वापस लेना पड़ा किसानों के आग्रह पे, आज तक कभी नहीं हुआ। इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती? कभी बीजेपी ज्वाइन करेंगे योगेंद्र जी, ऑफर आया तो? कान पकड़ के बताता हूँ, और ये नीतीश कुमार जी जैसी चीज नहीं है। विचार समझते, बीजेपी नाम से कोई खुंदक नहीं है, उनका विचार जो है वो भारत विरोधी है, देशद्रोही विचार है। कांग्रेस ज्वाइन करेंगे कभी ऑफर आया तो? क्यों करेंगे, नॉर्मली तो कोई कारण नजर नहीं आता, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर उस तरह का कोलिशन बनता है तब उस पर तो उस पर बहुत लोगों को विचार करना चाहिए। योगेंद्र जी, देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? कुल मिला के नेहरू। हालांकि मेरे मन में काफी उनके मन में रिजर्वेशन, उनके कई चीजों पे मेरे मन में काफी आलोचना है। ठीक है, वो तो होता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव तो होगा। कुल मिला के। और बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? सोचा नहीं। कई लोगों का बहुत, देवराज अरस कर्नाटका के बहुत शानदार आदमी थे जिसके बारे में हम उत्तर भारतीय बहुत कम जानते हैं। दिल्ली का बेस्ट सीएम कौन रहा है? आज यदि आप मुझसे पूछें तो एक्चुअली मैं कहूँगा शीला दीक्षित। उन्होंने एक्चुअली इसका हमने उनके खिलाफ कैंपेन भी किया, हमने उनको हरवाया भी, लेकिन दरअसल दिल्ली के एनवायरनमेंट को क्लीन करने का जितना काम शीला जी ने किया, 10 में से कितने नंबर शीला जी को? जितने आप देना चाहें, अच्छा काम किया था उन्होंने। केजरीवाल को 10 में से कितने नंबर दिल्ली के सीएम के तौर पर? उन्होंने एक तो काम अच्छे किए हैं, शिक्षा में खासतौर पे मनीष ने और आतिशी ने मिलकर अच्छा काम किया। लेकिन मैं समझता हूँ देश में मॉडल ये बन गया है कि काम इतना करो, प्रचार इतना करो। ओके, देश का सबसे लोकप्रिय नेता आप किसे मानते हैं अब तक का? महात्मा गांधी।
सबसे डेमोक्रेटिक लीडर अब तक का कौन है देश का? डेमोक्रेटिक तो बहुत हुए हैं। मोस्ट लिबरल, बताओ। सबसे उदारवादी, सबसे लोकतांत्रिक, सबकी सुनता हो, जो सबको साथ लेके चलता हो। फिर मैं कहूँगा गांधी जी तो खैर है ही, बिल्कुल एक मिसाल थे गांधी जी तो इससे। Okay. और सिर्फ देश का नहीं, गांधी जी को हम छोटा कहते हैं, देश का कह के मैं समझता हूँ दुनिया के सबसे बड़े लोगों में से कि रहे। वाजपेयी जी भी उस लिस्ट में आएंगे? इस लिहाज से उदार थे, उनकी बातों का मैं विरोध करता था, लेकिन उनमें ये समझ थी कि इस देश को चलाने के लिए सबको साथ लेके चलना। ओके, सबसे तानाशाही नेता इस देश का आप किसे मानते हैं? कुछ लोग कहते हैं इंदिरा गांधी, कुछ लोग कहते हैं मोदी, और भी कुछ कुछ लोग केजरीवाल नाम भी जोड़ देते हैं। इस वक्त मोदी जी उस लिस्ट में सबसे आगे हैं। एक फेज में इंदिरा जी के बारे में भी ये बात कही जा सकती है। ओके, अभी अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे तब बता सकते हैं। देश की बेस्ट स्थानीय स्तर पे तो कई नेता, चीफ मिनिस्टर्स का बहुत रिकॉर्ड आर्बिट्रेरी। ओके, देश की बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी योगेंद्र जी आपके हिसाब से? मैं उम्मीद करता हूं स्वराज इंडिया बनेगी। ओके, सबसे अच्छा भाषण देने वाला नेता कौन है देश में? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर इतना शानदार बोलते थे, और खाली लच्छेबाजी नहीं, एक तो स्कूल स्टाइल की लच्छेबाजी की वो भाषण नहीं, आकर्षक, सुंदर और सब्सटेंशियल। ओके, सबसे मेहनती नेता इस देश का आप किसे मानते हैं अब तक का? जैसे मोदी जी 365 दिन मैं काम करते बताऊं, इस देश के 80% नेता बहुत मेहनती होते हैं। हैं। ओके, सबसे भ्रष्ट नेता आप किसे मानते हैं? अब ये तो आप मेरे पे केस चलवाएंगे। पहले ही एक मानहानि के केस से मुक्त हुआ 6 साल बाद। ओके, सबसे ईमानदार नेता आपके हिसाब से कौन है इस देश का? जो आज जिंदा है उनमें, फिर मैं आपको कहूँ, इस देश के कम से कम 20-25% नेता बहुत ईमानदार हैं। ओके, डॉक्टर मनमोहन सिंह का व्यक्तिगत ईमानदारी में जरूर नाम लिया जाना चाहिए, इतना तो उस इंसान को सैल्यूट सबसे करना प्रॉमिसिंग नेता आप किसे मानते हैं? युवा नेता जिसका भविष्य ब्राइट लगता हो आपको बहुत? कई हैं, बहुत अच्छा शानदार लोग हैं। कन्हैया कुमार में बहुत प्रॉमिस है। ये उमर खालिद जिसको जेल में डाल के रखा है, बहुत शानदार इंसान ओके, है, बहुत देश में प्रॉमिसिंग नेता है। सबसे ज्यादा अन्याय किस नेता के साथ हुआ है योगेंद्र जी? बहुत लोगों के साथ इतिहास अन्याय करता है। कुछ एक दो नाम बताओ, इतने सब लोगों के साथ। मोदी जी कहते हैं सबसे ज्यादा, और बीजेपी कहती है सबसे ज्यादा गाली मोदी जी ने खाई। अरे 2.5 किलो गाली रोज खाते हैं वो। छोड़िए तो कुछ लोग कहते हैं मनमोहन सिंह के साथ बड़ा अन्याय करते हैं लोग। एक मायने में अन्याय हुआ, लेकिन नहीं ऐसा कुछ, देखिए उनको चाहने वाले भी लोग हैं, और बाद में उनके साथ काफ़ी कुछ वो हुआ। मतलब केवल प्राइम मिनिस्टर्स का मैं नहीं सोचता, अन्याय की जब मैं बात सोचता हूँ, मेरे मन में हमेशा साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता आते हैं जिन्होंने अपना जीवन गला दिया। ओके, क्या राहुल गांधी पीएम मटेरियल है? उनमें वो सोच है, उनमें एक टेनेसिटी है, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने की ज़रूरत है। क्या प्रियंका गांधी पीएम मटेरियल है? उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, टेनेसिटी है, और ज़्यादा उनके बारे में मैं जानता नहीं। क्या अरविंद केजरीवाल पीएम मटेरियल है? उन्हें ज़्यादा प्रिंसिपल्ड होना सीखना पड़ेगा, इतनी बड़ी, और पूरे देश को थोड़ा जानना समझना पड़ेगा। केजरीवाल जी कह रहे हैं अमित शाह अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी अमित शाह को पीएम बनाने वाले हैं। क्या अमित शाह में वो क्वालिटी आप देखते हैं? देश का दुर्भाग्य होगा अगर ऐसा होता है तो। क्यों अमित शाह क्यों दुर्भाग्य बताते हैं आप जानते हैं उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आप जानते हैं गुजरात में उन्होंने क्या किया था, आप जानते हैं आज भी वो क्या काम करते हैं। ऐसे लोग, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी में उस तरह के लोग हैं, ऐसे लोग कांग्रेस में भी रहे हैं एक जमाने में। ऐसा व्यक्ति देश का 1 नंबर का नेता बने, देश का दुर्भाग्य होगा। ओके, योगी आदित्यनाथ वो पीएम बन सकते हैं? फिर इस देश का दुर्भाग्य होगा। वो बहुत पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस तरह की राजनीति देश में आगे आए। देश का अगला पीएम कौन बनने जा रहा है योगेंद्र जी? मेरे को सचमुच इसमें कतई कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई भी बने? नहीं, मतलब कोई भी बने तो नहीं। आएगा तो मोदी ही सब कह रहे हैं। ऐसा लोग कहते हैं। मैं बताऊँ, मेरी दिलचस्पी सिर्फ इसमें है कि क्या ये देश नफरत और झूठ की राजनीति पे स्टैंप लगा देता है। अगर नहीं लगाता, फिर जो मर्जी बन जाए, कुर्सियों पे लोग बैठते हैं, उतर जाते हैं, इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। अच्छा, मतलब लग रहा है आपको 1-2 इलेक्शन अभी बीजेपी को हराना मुश्किल है, और मोदी जी 29-34? मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि बीजेपी को इस चुनाव में मेजॉरिटी नहीं आ रहा, 272 सीट से नीचे आ रहे हैं। ओके, अब मैं कुछ नाम लूंगा, जो पहला शब्द या पहला वाक्य आपके जहन में आता है। नामों में मुझे दरअसल इंटरेस्ट रहता नहीं है इतना, बड़े क्योंकि नेता मैं केवल व्यक्तिगत सब बड़े नेता हैं। मनमोहन सिंह शरीफ आदमी थे। सरकार
उनके व्यक्तित्व की शराफत और ईमानदारी उनकी सरकार में दिखाई नहीं दी। राजीव गांधी काफ़ी फिर स्ट्रेट आदमी थे जो कि गलत लोगों से घिरे। ओके। संजय गांधी जो उनके बारे में मैं उस जमाने में जानता था, उसे सुन के मेरे मन में उनके बारे में अच्छी धारणा कभी नहीं बन पाई। वरुण गांधी मैं उनके बारे में जानता बहुत। मेनका गांधी एनिमल राइट्स के ऊपर अच्छा काम किया है, और कोई अच्छा काम मुझे याद नहीं है। इतनी बार की सांसद है, केंद्रीय मंत्री रही हैं वो। एनिमल जानवरों के लिए बहुत अच्छा राइट्स काम एक किया। इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी को तो करना चाहिए इस देश में। वो एक अच्छा काम किया है। ओके, योगेंद्र यादव एक छोटे शहर से आया हुआ साधारण कार्यकर्ता, जिसके लायक है उससे ज़्यादा तारीफ मिली है, उससे ज़्यादा आलोचना भी मिली है। बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ ये चाय वाला इंटरव्यू के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया।